नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वस्तिक सराफ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काला पानी डिस्प्यूट की, जो कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में पिछले कई वर्षों से चल रहा है। और ये अब वैसे पिछले कई वर्षों से मेरा मतलब है 1998 से चल रहा है, क्योंकि इससे पहले बहुत सालों तक ये कोई इशू था ही नहीं इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल ने कभी इस इशू को रेज ही नहीं किया। इवन नेपाल के मैप में भी ये जो लोकेशंस है, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पूधुरा, ये कोई लोकेशंस उनके मैप पे भी नहीं थी, जिसको इन्होंने तो अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में आई थिंक इन 2020 इन्होंने इंक्लूड किया अपने मैप में। सो दोस्तों, हमें जानना होगा कि ये जो इशू है कब शुरू हुआ। सो ये अंग्रेज़ों के समय एक इशू था जिसमें नेपाल अपनी सरहदों को बढ़ा रहा था, दोनों तरफ से, ईस्ट साइड वेस्ट साइड से वो अपनी सरहदों को बढ़ा रहा था। तब ब्रिटिश ने एक युद्ध किया जिसमें नेपाल को हार का सामना करना पड़ा और वहाँ जाके सुगौली ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की गई नेपाल और इंडिया के बीच में। इंडिया में उसमें ब्रिटिश आर्मी का राज था। मैं उस ट्रीटी का आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ दोस्तों को इस ट्रीटी में क्या लिखा था। द किंग ऑफ नेपाल रिनाउंसेस फॉर हिमसेल्फ, his heirs and his successors all claims to and connection with the countries lying to the west of the river Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof. So दोस्तों, वहाँ से उनका एक क्लेम जो डिस्प्यूट था वो बहुत हद तक सेटल हो गया। सो ये वापस से डिस्प्यूट को नेपाल क्यों उठा रहा है, हमें ये जानने की ज़रूरत है। ये डिस्प्यूट मेनली 1998 से उठाना वापस से स्टार्ट किया गया, जहाँ अपोजिशन पार्टीज़ ने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस इशू को उठाया है और इस पे जाके वो एक नेशनलिस्ट बिहेवियर अपनी जनता में लाना चाहते हैं, अपनी जनता को नेशनलिज्म के नाम पे जगाना चाहते हैं और वहाँ से वो एक वोट लेना चाहते हैं। वो इसको वोट बैंक की तरह, टैक्टिक्स की तरह वो यूज़ करना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, जाति के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं, वैसे ही वो देश के नाम पे लोगों को लड़वा रहे हैं। जो हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में हम कहते हैं बेटी रोटी का संबंध है, हमारे बॉर्डर्स ओपन है, कोई भी आ जा सकता है, विदाउट पासपोर्ट आप नेपाल आ जा सकते हो, घूम सकते हो, इवन आप वहाँ बिजनेस कर सकते हो। नेपाली सिटीजन्स बहुत सारे इंडिया में रहते हैं, वो यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं नेपाल के साथ। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके रिश्ते कैसे हैं। उनको जो फ़र्क पड़ रहा है वो इससे कि वो कैसे इसको वोट्स में कन्वर्ट कर सकें। ये जो रिसेंटली हाल फिलहाल में आपने 2-4 दिनों में सुना होगा कि नेपाल की तरफ से बयान आने स्टार्ट हुए हैं। इंडियन एम्बेसी जो काठमांडू है उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। सो ये क्यों हुआ? सो इसका परिदृश्य अगर आप देखना चाहो तो ये 30 दिसंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में एक रैली कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि लिपुलेख में एक सड़क का निर्माण किया गया और बाकी जगहों पे सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो इसको लेकर के नेपाल की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से नहीं, जो उनकी अपोजिशन पार्टीज़ है या उनकी गठबंधन में जो दूसरी सरकार है उनकी तरफ से एक बयान इशू किया गया। वो लोग कह रहे हैं, उन्होंने अपनी सरकार से डिमांड किया कि वो इंडिया पे इस बयान पे, प्रधानमंत्री जी के इस बयान पे अपना स्टैंड क्लियर करें और वो पुशबैक करें इंडिया को। अभी हाल फिलहाल में जो उनके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं मिस्टर ज्ञानेंद्र बहादुर कर्की, उन्होंने कहा है कि नेपाल गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड फर्म ऑन द फैक्ट दैट लिम्पूधुरा, लिपुलेक एंड कालापानी दैट लाई टू द ईस्ट ऑफ महाकाली रिवर आर इंटीग्रल टेरेन्स ऑफ नेपाल। सो दोस्तों, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि नेपाल इतने हक से कह रहा है, हालांकि उसको ये पता है कि वो इंडिया से ये छीन नहीं पाएगा। ऑब्वियसली मिलिट्रली वो छीन नहीं पाएगा इंडिया से, बट स्टिल वो उसको पॉलिटिक्स में ज़िंदा रखता है जब तक कि उसको वहाँ से नेशनलिस्ट बिहेवियर मिल रहा है। लेकिन ये जो नेपाल कर रहा है ये उसके लिए ही बहुत ख़तरनाक है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। आप ऐसा समझिए, अगर वहाँ की जो रीजन है, वहाँ के जो लोग हैं, अगर उनमें नेशनलिस्ट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा जाग गया कि ओके ये हमारा एरिया है, ऑल्दो उनकी लोगों को उनकी सरकार से पूछना चाहिए कि अगर हमारा एरिया है तो हमने अभी जाकर उसको अपनी मैप में क्यों एंटर किया है, अपनी मैप में क्यों डाला है, पहले से हमारे मैप में क्यों नहीं था। वो ये सवाल नहीं पूछेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब नेशनलिज्म के नाम पे आप लोगों को भड़काते हो तो उनकी आंखों पे एक पट्टी जम जाती है, अंधकार हो जाता है। तो उनकी आंखों पे अब अंधकार छा जाएगा। और अगर उन्होंने जो नेपाल में सिविल वार हुआ था इससे पहले, जहाँ पे माओवादी आते थे, माओवादी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आतंकवाद फैलाते थे,
अब तो वो सरकार में शामिल हो गए हैं, लेकिन कुछ आज भी ऐसे हल्के हैं, कुछ आज भी ऐसे वहाँ पे लोग हैं जो अभी भी इन कामों में जुड़े हुए हैं। तो अगर उन्होंने इसको एक मुद्दा बना लिया और हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ दी, तो न सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ बल्कि वो नेपाल के खिलाफ भी जंग छेड़ेंगे, क्योंकि इतिहास इसका गवाह रहा है। नेपाल खुद ही एक सिविल वॉर में वो उलझा रहा है। सो ऑब्वियसली हिंदुस्तान से जंग छेड़ के, हिंदुस्तान इतने फ्रंट पे ऑलरेडी लड़ रहा है, हिंदुस्तान के पास ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो हिंदुस्तान पे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा जंग छेड़ के बचे रहना। तो वो हिंदुस्तान को तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं छेड़ेंगे, लेकिन वो नेपाल की गवर्नमेंट को छोड़ेंगे भी नहीं। अल्टीमेटली जैसे हम कहते हैं कि जिस सांप को आप पालते हो वो सांप एक न एक दिन आपको भी डसता है। पाकिस्तान का आप एग्जाम्पल देख लो, जिस सांप को उसने पाला, जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उसने पाला, अल्टीमेटली अब उसी को डसते हैं, उसी पे अटैक्स करते हैं। हमने तो अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, बहुत हद तक हमारी इंडियन आर्मी ने उनको कंट्रोल कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आए दिन आपको उनके मारे जाने की, आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें मिलती रहती है। सो हम तो बहुत हद तक सेफ़ हो गए हैं, इंडिया बहुत हद तक सेफ़ हो गया है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिज्म से। हमारे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा विजिल है इस मामले में, हमारी जो पुलिस है, पैरामिलिट्रीज है, वो बहुत विजिल है इन मामलों में, और वो रेगुलरली ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे अटैक कर रही हैं, तरह तरह से इंफॉर्मेशन गेन कर रही हैं, उनको अरेस्ट कर रही हैं। सो इंडिया ने तो बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उस हिसाब से डेवलप किया, हमारे पास पैसे थे, हम टेक्नोलॉजी लेके आए, हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, इन पे कंट्रोल किया। बट नेपाल के केस में सेम चीज़ नहीं है। नेपाल खुद को अभी बिल्ड ही कर रहा है, उसकी इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल है। नेपाल में डेवलपमेंट के नाम पे भूखमरी है, बहुत बहुत कम लोग वहाँ पे, बहुत कम ज़िले वहाँ पे डेवलप्ड हैं। वहाँ इंडिया की हेल्प से, चाइना की हेल्प से डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर एक और सिविल मूवमेंट वहाँ जागता है, जिसको आज के पॉलिटिशियंस हवा दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 साल 20 साल 30 साल बाद वहाँ पे ये मूवमेंट का रूप ले ले, आर्म्ड रेबेलियन का रूप ले ले, उस समय वो नेपाल के लिए घातक होगा, नेपाल की जनता के लिए घातक होगा। सो दोस्तों, इस परिदेश में, इस सिचुएशन में तो सबसे बेस्ट यही है नेपाल के लिए कि वो अभी से इन चीज़ों को दबाए। जो उसकी सिचुएशन थी 1998 से पहले, कि वो उसके लिए ये मुद्दा था ही नहीं, और ऑब्वियसली उसके लिए आज भी ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो छोटे से पॉलिटिकल गेन को एक्वायर करने के लिए वो एक बहुत बड़ी आबादी को नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है, उनके माइंडसेट को नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है। हिंदुस्तान और नेपाल दोनों धार्मिक तरीके से भी जुड़े हुए हैं, दोनों देश। हिंदू धर्म के लिए पॉपुलेशन जो है वो भी ज़्यादा है नेपाल में, इंडिया में, एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। धर्म से भी हम जुड़े हुए हैं। हमारी जो रीति रिवाज हैं बहुत हद तक मिलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं बेटी रोटी का संबंध है। काठमांडू और नेपाल ने के बीच जो 1950 की इंडो नेपाली फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसके तहत हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे देश की मदद करते हैं हर चीज़ में। तो ये प्लस हम सार्क के मेंबर्स हैं। हम नेपाल में रेलवे लाइन बिल्ड कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इंडिया से नेपाल के लिए रेलवे लाइन भी डेवलप की गई है। इन भारत के बिहार राज्य से में जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक, जनकपुर जहाँ पे सीता मैया की नगरी, महाराजा जनक की नगरी जनकपुर, वहाँ तक एक रेलवे लाइन इंडिया ने बिछाई है, जिस पे ट्रायल रन्स भी हो चुके हैं। बट ये कोविड के कारण उसको डिले कर दिया गया है। भारत सरकार ने और नेपाल सरकार ने अभी उस पर ट्रेन प्रॉपर रन नहीं किए सिविलियंस के लिए, बट ट्रायल्स उस पर चल रहे हैं, ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और कभी भी उस ट्रेन को स्टार्ट किया जा सकता है। और भी जगह से, रक्सौल से बीरगंज के लिए ऑलरेडी एक ट्रेन चलती है, जो मेनली गुड्स लॉजिस्टिक्स ऑयल्स वगैरह को लेके जाती है। वहाँ ड्राई पोर्ट है बीरगंज में। और भी जगहों से इंडिया कनेक्ट कर रहा है। आगे काठमांडू तक कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात है, वहाँ सड़कें बन रही हैं। इंडियन ग्रांट असिस्ट से मल्टीपल चीज़ें वहाँ नेपाल को दी जाती हैं, हेल्प की जाती है। हमने उनको वैक्सीन्स, इंडिया ने नेपाल को वैक्सीन्स दी। सो नेपाल के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो सिर्फ देश और देश के बीच में नहीं, वहाँ के और हमारे यहाँ के लोगों के बीच में भी एक रिश्ते हैं, बहुत गहरा संबंध है। हमारे यहाँ की बेटियाँ वहाँ जाती है, वहाँ की बेटियाँ हमारे यहाँ आती है, शादी विवाह, ये सब हमारे रीति रिवाजों में एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा नेपाली पॉलिटिशियन से कि वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, देखिए आप हिंदुस्तान से लड़के वो एरिया नहीं ले सकते, और हिंदुस्तान में जब तक
आप कह सकते हो हिंदुस्तानी लोग हैं, वो अपने उन भाइयों को नेपाल में जाने भी नहीं देंगे। वो इतने सालों से हिंदुस्तान में हैं और वो अपने आप को हिंदुस्तानी ही मानते हैं, इसलिए वो वहाँ जाने भी नहीं देंगे हम लोग उस एरिया को नेपाल में। अगर नेपाल सोच रहा है आपको एक, अगर आप ओपन करने जाओ इंटरनेट पे तो आपको और भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे कि पहले जो एरिया था वो 35 किलोमीटर स्क्वायर के करीब का एरिया नेपाल ने क्लेम किया। उसके बाद कुछ पार्टीज आ गई जो कि 300-400 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर का एरिया क्लेम करने लग गए। सो उनका अगर ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो अपना क्लेम करने का एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये उनके लिए भी मुश्किल है। और ऑब्वियसली हम बॉर्डर डिस्प्यूट को शांति से हल करना चाहते हैं, हमने सारे देशों के साथ शांति से हल किया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा हिस्सा है उसको हमने अभी तक कैप्चर करने के लिए, वापस मिलाने के लिए हमने आर्म्ड आर्मी का यूज़ नहीं किया है। सो हम आपके नेपाल जो कि हमारा एक करीबी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके खिलाफ हम कैसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हथकंडे अपनाओगे जहाँ पे आप पॉलिटिकल गेन के लिए इंडिया के एरिया को अपना कहोगे, पॉलिटिकल सेंटिमेंट लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इंक्रीज करोगे, तो इंडिया को भी फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और आई थिंक भारत सरकार को ये क्लियर टर्म्स में कह देना चाहिए नेपाल को कि वो इस मुद्दे को पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ ना करें, वो इसका ऐसा इस्तेमाल न करें कि वहाँ की जनता का भविष्य अंधकार में चला जाए, क्योंकि जो स्टेप्स ले रहे हैं वो अंधकार के लिए ही ले रहे हैं। सो दोस्तों, मेरी तो निजी राय यही है कि नेपाल को, नेपाल की सरकार को, नेपाल की जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हिंदुस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा करने से, कब्ज़ा का हिंदुस्तान की ज़मीन पे क्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जहाँ पे है उसको वहाँ पे शांति से रहना चाहिए। नेशनलिस्ट बिहेवियर के नाम पे अगर आपके पास मुद्दा है तो आपको मुद्दा चाहिए तो आप मुद्दा उठाओ ना, आप डेवलपमेंट का मुद्दा उठाओ, इंडिया के साथ आप compete करो डेवलपमेंट में। इंडिया आपकी मदद कर रहा है मल्टीपल फ्रंट्स पे, आप और मदद लो इंडिया की मल्टीपल फ्रंट्स पे। लेकिन इंडिया की ज़मीन क्लेम करके आप इंडियन सेंटीमेंट को हार्म अगर करोगे तो ऑब्वियसली इसके रिपरकशंस होंगे फ्यूचर में, क्योंकि भारत सरकार कब तक चुप बैठेगी। इंडियन जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स को उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, भारत सरकार को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में नहीं कर रही है, वो चुपचाप बैठी है। नेपाल डेस्क हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री में शांति से बैठा हो, लेकिन कब तक? एक टाइम पे उसको भारत के लोगों की सेंटिमेंट्स के को ध्यान देना ही पड़ेगा और नेपाल को बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे पुशबैक भी मिल सकता है। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी नेपाल गवर्नमेंट से, नेपाली पॉलिटिशियंस से, वहाँ के स्कॉलर्स से कि प्लीज़ इस इशू को ऐसे यूज़ मत कीजिए, पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ मत कीजिए। इंडिया के साथ बैठ के देखिए कि इंडिया के, पहले तो इंडिया के कंट्रोल में वो एरिया है। सेकंड थिंग, आप खुद वहाँ के लोगों से पूछिए कि वहाँ के मैप में कौन नहीं था। अपने जो किंग है उनका जो स्टेटमेंट है ट्रीटी ऑफ सुगौली, उसको ध्यान दीजिए। ज़बरदस्ती का एरिया बढ़ा देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया को एटलीस्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ज़बरदस्ती क्लेम करते जाओ तो आपको वो एरिया मिलने से रहा। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने अभी देखा रिसेंटली, हालांकि ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस देख नहीं रहे हैं करेंटली, अभी नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन 89% लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार लाइक के रूप में ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।